देखो, आप लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में सुना होगा जो कि आपको डर का एक अलग ही माहौल बना के देती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है डायन। इसकी जो कहानियां होती है वह लोगों को इतनी ज्यादा हॉरर और डरावनी लगती है कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और खास तौर पे कोई रियल डरावनी कहानी हो किसी डायन की, तो वो तो आप लोगों को काफी पसंद आती है। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वह एक असली कहानी है, एक डायन की कहानी है कि कैसे वह सबसे पहले तो अपने परिवार को तबाह करती है और इसके बाद में वह पूरे के पूरे परिवार के साथ साथ पूरे गांव को भी कैसे धीरे धीरे करके तबाह करती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मैं आप लोगों को एक काफी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिंगरौली की है। वहां पे क्या होता है कि एक औरत सुबह सुबह आती है, जैसे कि कोई भिखारन हो, वह सभी गांव वालों से भीख मांगती है। सबसे पहले तो पानी के लिए बोलती है, फिर खाने के लिए बोलती है, और जो कुछ भी गांव वालों के पास होता है वह उसको काफी बेशर्मी से दे भी देते हैं। और वह वहां से गांव वालों की काफी सारी गालियां सुनने के बाद चली जाती है। अब इसका सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पास्ट बताऊं इस औरत का, तो इस औरत का नाम होता है, जो कि भीख मांग रही होती है, इसका नाम रज्जो होता है, जिसकी कि करीब 5 साल पहले ही इस गांव में शादी हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद इसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं और इसका जो पति होता है वह इसको काफी खुश रखता है। लेकिन कुछ ही सालों बाद में इसके सबसे पहले तो एक रात अचानक इसके दोनों के दोनों बच्चे मर जाते हैं और जो इसका पति होता है वह इस लड़की को, जिसका नाम रज्जो मैं बता रहा हूँ, उसको डायन बोल के छोड़ देता है और खुद उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद से जो रज्जो है उसकी हालत ऐसी हो चुकी है और जो गांव वाले होते हैं वह भी इसकी जो पति की बातें होती हैं कि एक तो एक डायन है, इसकी बात को मानते हुए इसको डायन ही समझते हैं और हर एक गांव वाला इसको सिर्फ ताना और गालियां ही देता है और इसकी जिंदगी कुछ ऐसे ही चलती रहती है। अब आगे कहानी में आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रज्जो होती है, सबसे पहले तो गांव वाले मिलके उसके उस घर को तोड़ देते हैं जहाँ पे वह अपने पति के साथ रह रही थी, और उसको एक गांव के बाहर एक काफी खूंखार और काफी भयानक सा जंगल रहता है, वहां पे उसको एक छोटी सी झोपड़ी बना के देते थे और वो वहां पे रहने लगती है। जब भी उसको भूख लगती, प्यास लगती, तो वह गांव में आ जाती, लेकिन जो गांव वाले होते हैं उसको हमेशा धुतकार के भगा देते गांव से कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना पूरा का पूरा गांव ही तबाह हो जाएगा। और ऐसा वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि जब से रज्जो की वहां पे शादी हुई थी तब से पूरे के पूरे गांव में अकाल पड़ना शुरू हो गया था और गांव की उल्टी दशा शुरू हो गई थी। काफी समय तो ऐसा भी हुआ था कि काफी सारे जो गांव के लोग थे वह अचानक से गायब होने लग गए थे, यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली कि वो लोग कहाँ पे चले गए। इस वजह से जो सभी के सभी गांव वाले होते हैं वह रज्जो को एक डायन समझते हैं और इसके कारण वह रज्जो को हमेशा गांव के बाहर ही रखते हैं। और जो रज्जो होती है वह भी गांव के अंदर सिर्फ खाना पानी के लिए ही आती है, जो कि वह लोगों से भीख मांग के लेके चली जाती है और अपनी झोपड़ी में चली जाती है, जिसको कि गांव वालों ने गांव के बाहर एक जंगल के अंदर बनाया था। ये कहानी यहाँ तक हो जाती है। इसके बाद में जो गांव होता है उसके पास में एक कोयले की खदान होती है, जहाँ पे 2 लोग आए हुए होते हैं निरीक्षण करने के लिए, जिसमें से एक का नाम अमर होता है और दूसरे का नाम प्रदीप होता है। इसके बाद में जो अमर और प्रदीप होते हैं वह इस गांव में भी आते हैं क्योंकि गांव के पास ही खदान थी, और वो जो गांव में आते हैं तो वहां पे वह लोगों से पूछते भी हैं कि खदान की से आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, हम यहाँ खदान पे काम करने के लिए आए हुए हैं। इससे सारी बातें वह जो गांव का सरपंच होता है उससे करते रहते हैं गांव के बीचों बीच में। और जब सरपंच जी उन दोनों से बातें करते रहते हैं तभी रज्जो भी वहां पे आती है गांव के अंदर और गांव वालों से खाना पानी के लिए पूछती रहती है कि कोई तो मुझे डाल दो। और तब सभी गांव वाले मिलके सबसे पहले तो उसको पीटने की कोशिश करते हैं और उसको एक एक करके सभी पीटते भी हैं और बाद में उसको गांव से निकालने के बारे में बोलते हैं और उसको धक्का देके गांव से निकाल रहे होते हैं। इसके बाद में जो अमर और प्रदीप होते हैं वह दोनों इस औरत को संभालते हैं, गांव वालों से पूछते हैं कि क्या बात हो गई, तुम इस औरत को गांव से बाहर क्यों निकाल रहे हो, ये तो सिर्फ पानी और खाना ही मांग रही है। इसके बाद में गांव वाले सारी बातें बताते हैं कि ये जो लड़की है ये इस पूरे गांव को खाने वाली है, ये एक डायन है जो कि इतनी मनहूस है कि जब से ये इस गांव में कदम रखा है तब से इस गांव की उल्टी दशा शुरू हो गई है, गांव के अंदर अकाल पड़ने लग गया, जिसकी वजह से हम लोग इसको गांव से बाहर ही रखते हैं और गांव से बाहर ही इसको झोपड़ी बना के भी दे दी है। इसके बाद में जो अमर और प्रदीप होते हैं वह काफी पढ़े लिखे इंसान होते हैं जो कि इन फर्जी बातों पे यकीन नहीं करते बेसिकली, क्योंकि वह पत्रकार होते हैं जो कि उस खदान का पूरा व्यवहार लेने आए थे कि यह खदान कहीं गांव वालों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। जिसके बाद में आप लोगों को तो पता ही है कि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं या फिर कह सकते हैं पत्रकार होते हैं वह काफी संवेदनशील होते हैं, जिसके लिए वह
उस रज्जो की काफी मदद भी करते हैं, गांव वालों से बचा के उसको गांव से बाहर लेके जाते हैं। और इन सब में शाम हो जाती है। इसके बाद में रज्जो से वह पूछते भी है कि क्या तुमको खाना खाना है, तुमने अभी तक खाना खाया ही नहीं। इसके बाद में जो रज्जो होती है वह मना कर देती है और गांव से बाहर एक छोटा सा ढाबा होता है, वहां पे जाके ये तीनों खाना खाते हैं सबसे पहले तो। तब तक और रात हो जाती है। इसके बाद में जो अमर और प्रदीप होते हैं वह दोनों बातें करते रहते हैं कि हमको तो काफी समय हो गया, यहाँ पे कोई रुकने की जगह भी नहीं है, तो हम क्या करें। क्योंकि वह खदान में जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ के सारे वर्कर जा चुके थे और गांव के अंदर वह जाना नहीं चाहते थे क्योंकि गांव वालों ने तो उन सभी को निकाल दिया था। इसके बाद में वो सब बैठ के इस ढाबे के ऊपर बातें करते रहते हैं। तभी बीच में से जो रज्जो होती है वह बोल पड़ती है कि तुम क्यों नहीं आज मेरी झोपड़ी में आके सो जाओ, क्योंकि तुमने मेरी काफी मदद भी की है, खाना भी खिलाए, तो मैं तुम्हारे लिए इतना काम तो कर ही सकती हूँ। इसके बाद में जो रज्जो होती है वह उनको काफी फोर्सफुली अप्रोच करती है कि तुम मेरे साथ ही चलो। और वह तीनों एक जंगल के रास्ते से चलने लग जाती हैं क्योंकि जंगल इतना अंधेरे में था कि उन दोनों को तो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जो रज्जो होती है ना, उसको जंगल का रास्ता बखूबी पता था क्योंकि उसका तो रोज का आना जाना था। जिसके बाद में जो अमर और प्रदीप होते हैं वह रज्जो का पीछा करते हुए उस झोपड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। उन दोनों को काफी शक तो जरूर होता है कि इतनी दूर झोपड़ी में ये अकेली औरत कैसे रहती होगी। लेकिन रज्जो की जो बातें होती है काफी मनमोहक होती है और काफी सिंपल होती है, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा शक नहीं होता और वह उसके पीछे चलने लग जाते हैं। कुछ ही दूर बाद में उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है जो कि खुद की रज्जो की होती है। और जो अमर और प्रदीप होते हैं जैसे ही उस झोपड़ी के पास जाते हैं उनको काफी भयानक सी बदबू आने लग जाती है। और जैसे ही वह बदबू को बारे में उस रज्जो से बातें करते हैं तो वो जो रज्जो होती है वो उनको बताती है कि मैं तो गांव में चली जाती हूँ तो पीछे से शायद कोई जानवर मर गया होगा या चूहा मर गया होगा जिसकी बदबू आ रही है। इसके बाद में जो रज्जो होती है वह पूरी की पूरी झोपड़ी को साफ करती है, एकदम वहां पे जो बदबू आ रही थी उसको क्लीन करती है। और वहां पे एक चारपाई भी होती है, उसको वह अमर और प्रदीप को सोने के लिए दे देती है और खुद जमीन पे चारपाई या फिर कह सकते हैं चटाई बिछा के सो जाती है। इस तरह से काफी समय हो जाता है, रात के 12 या 1 बज गया था। काफी ज्यादा थकने के बाद जो अमर और प्रदीप होते हैं उनको तो नींद आ जाती है और जो रज्जो होती है वह भी सो जाती है। इसके बाद में जो प्रदीप की आंखें हैं वह 1 या 2 बजे खुल जाती है और वह नीचे देखता है तो वहां पे से रज्जो गायब थी क्योंकि उसको कुछ मंत्र जैसी आवाजें वहां पे सुनाई दे रही थी, जैसे कि इस पूरी झोपड़ी के बाहर कोई बाहर बैठ के मंत्र पढ़ रहा हो। इसके बाद में जो प्रदीप होता है वह कैसे न कैसे करके बाहर निकलने की कोशिश करता है और चोरी छुपे बाहर निकल के देखता है कि जो रज्जो होती है वह अपने पूरे शरीर के सबसे पहले तो कपड़े निकाली हुई थी और चुपचाप बैठ के कुछ मंत्र फूक रही थी। उसके सामने एक कटी हुई सर की जो कंकाल होता है वो रखा हुआ था, उसके पूरे शरीर पे पूरा लेप लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरे शरीर को ही खून से लथपथ कर लिया हो। इसके बाद में वो कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी और इस चीज को देख के जो प्रदीप होता है एकदम सुन्न हो जाता है और वह थोड़ा कुछ बोलने की कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है। वह चाहता था कि वह अमर को बुलाए, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी वहां पे मौजूद थी जो कि उसको बोलने नहीं दे रही थी और वह वहां पे एकदम सुन्न होके खड़ा हुआ था, जैसे कि कोई एनर्जी उसको वहां पे रोक रही है। इसके बाद में क्या होता है कि जो प्रदीप होता है अपनी पूरी जी जान लगा के हिम्मत दिखाता है और वापस वह अमर के पास आता है। अमर को काफी जगाने की कोशिश करता है और तभी वह जब अमर अमर को पलटता है तो देखता है कि अमर के सर पे एक निशान जैसा कुछ बना हुआ था, जैसे कि उसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया हो। इसकी वजह से उसको चेत नहीं हो रहा है। इसके बाद में काफी कोशिश करता है प्रदीप और अमर को थोड़ा बहुत होश आता है और उसको वह खड़ा करता है। इसके बाद में वह उसको बोलता भी है कि यहाँ से चुपचाप भाग चलो वरना ये जो औरत है हमें जान से मार देगी। इसके बाद में जो रज्जो होती है वह चुपचाप मंत्र फूक रही होती है। तो कुछ देर के बाद में जैसे ही अमर और प्रदीप बाहर निकलते हैं तो रज्जो उनको दोनों को रोक लेती है गेट के ऊपर ही और उन दोनों को धक्का मार के वापस झोपड़ी के अंदर डाल देती है। इसके बाद में जो अमर होता है उसको तो पहले से ही काफी होश नहीं था, लेकिन जो प्रदीप होता है वह वापस उठता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है और रोकने की कोशिश करता है। और इसी बीच के अंदर रज्जो और जो प्रदीप होता है उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है और जो रज्जो होती है वह प्रदीप को कैसे न कैसे मार के वहां पे नीचे धरती पे गिरा देती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। इसके बीच में अमर को भी थोड़ा बहुत होश आ जाता है क्योंकि उसके सर पे जो निशान लगा हुआ था वह गिरने की वजह से मिट गया था, जिसकी वजह से उसको पूरी तरह से होश आता है।
तो वह जो रज्जो को पूरी तरह से तो वह रज्जो को धक्का देके जो प्रदीप होता है उसके ऊपर से उतारता है, उसको साइड में गिरता है और वह प्रदीप को खड़ा करता है। इसके बाद में वो दोनों उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दोनों लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि पहले से ही उनके ऊपर कुछ ना कुछ जादू टोना कर रखा था रज्जो ने, जिसकी वजह से उनकी ताकत पहले से ही आधी हो जाती है और वो दोनों उससे डर भी रहे थे काफी हद तक, जिसकी वजह से उनके अंदर जो हिम्मत थी वो भी ठीक से नहीं बन पा रही थी कि वह उससे लड़ सके। इसके बाद में जो अमर होता है वह प्रदीप को बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ, गांव वालों को बुला के लेके आओ, तब तक मैं इसे लड़ने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद में जो प्रदीप होता है कैसे न कैसे करके उस झोपड़ी से बाहर निकलता है और गांव वालों को बुलाने के लिए भागने लग जाता है। और गांव वाले भी काफी दूर होते हैं क्योंकि गांव वालों ने इसको जंगल के बीचों बीच रखा था झोपड़ी बना के, जिसकी वजह से जो प्रदीप होता है वह भाग के गांव वालों के पास जाता है और वहीं पीछे से जो अमर होता है वह कैसे न कैसे करके रज्जो को रोकने की कोशिश करता है, पर रज्जो इतनी ताकतवर बन जाती है तब तक क्योंकि वह शैतान की पूजा कर रही होती है, जिसकी वजह से जो अमर होता है वह उसके पहले से ही बस में था मंत्र मंत्र करके और वह और ज्यादा उसको बस में कर लेती है क्योंकि वह काफी ताकतवर होती है। इसके बाद में जो वह उस झोपड़ी में एक छोटी सी तस्वीर लगी रहती है जो कि शैतान की होती है, वह सबसे पहले तो अमर को पकड़ती है और उस शैतान के पैरों के नीचे डाल देती है, मतलब कि उस पूरी की पूरी तस्वीर के नीचे उसको सीधा का सीधा लेटा देती है उल्टा करके। इसके बाद में उसके ऊपर वह पैर रख लेते हैं और वहां पे एक छोटा सा दिया भी रखा रहता है, वह उसको भी चासती है माचिस की लगा के, और उस दिए को जैसे ही वह चासती है तो जो शैतान होता है उसकी काफी खुकार आवाज उस पूरी की पूरी झोपड़ी के अंदर आ रही होती है। इसके बाद में अमर को ऐसा लगने लग जाता है कि आज ये उसका आखिरी दिन होने वाला है क्योंकि आज उसकी शैतान को बलि दी जाने वाली है। इसके बाद में पीछे से जो प्रदीप होता है जो कि गांव वालों को बुलाने के लिए भाग गया है, वह सबसे पहले तो जो वहां का गांव का सरपंच होता है उसका घर खुड़खड़ाता है और उसको बाहर निकाल के बोलता है कि मेरा दोस्त काफी खतरे में है, जाके उसको बचाने की कोशिश करो। तो जो सरपंच होता है सभी गांव वाले जो यंगस्टर होते हैं उन सभी को इकट्ठा करता है और वह उस झोपड़ी की ओर भागने लग जाता है सभी को लेके। वहां पे पीछे से जो अमर होता है उसका भी थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा होता है, वह रज्जो को कैसे ना कैसे करके लेट करने की कोशिश करता रहता है क्योंकि जो रज्जो होती है उसको भी गांव वालों की आवाजें सुनाई देने लग गई थी कि गांव वाले यहाँ पे आ रहे हैं, और अमर को भी इस चीज का एहसास हो गया था कि गांव वाले मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से अमर सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाता है और जो रज्जो ने दिया जलाया था सबसे पहले तो वह अपनी पूरी ताकत से फूंक मार के उस दिए को बुझा देता है और इसके बाद में काफी हिम्मत जुटा के वह सबसे पहले तो रज्जो से लड़ता है कैसे न कैसे करके और उस दिए को तोड़ देता है, जिससे कि उस दिए का पूरा तेल नीचे गिर जाता है और वह बाती भी बुझ जाती है जो कि शैतान की पूजा के लिए रज्जो ने जलाई थी। इसके बाद में रज्जो को काफी गुस्सा आता है तो वह अमर को एक काफी जोर से लाफा मारती है और तभी जो अमर होता है वह वापस अधमरा सा हो जाता है, बेहोश होने की हालत में हो जाता है। इसके बाद में जो रज्जो होती है वहां पे पड़े हुए एक काफी पहने चाकू को ढूंढती है ताकि वह शैतान को उसकी बलि दे सके, लेकिन सबसे पहली बात तो जो रज्जो होती है वह देखती है कि जो दिया है वह तो टूट चुका है, तो शैतान उसकी जो अमानत है या फिर कह सकते हैं बलि है उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, वह थोड़ा सा संकोच करती रहती है। तभी गांव वाले झोपड़ी के काफी पास आ जाते हैं और वह जैसे ही अपने हथियार से अमर की गर्दन को काटने की कोशिश करती है वैसे ही गांव वाले आके उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक गांव वाला मिलके उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे कि वह दूर जाके गिर जाती है। इसके बाद में जो प्रदीप होता है वह अपने दोस्त अमर को वहां से उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकलता है और इसके बाद में जो रज्जो होती है वह बाहर निकलती है तो रज्जो की ऐसी हालत देख के गांव वालों को पूरा यकीन हो जाता है कि जो रज्जो का परिवार था उसको भी इसी डाय ने खत्म किया होगा, क्योंकि इसी ने अपने दोनों बच्चों को सबसे पहले तो रात के समय गला घोट के मारा था और जो इसका पति था उसने इस चीज को कैसे न कैसे करके देख लिया था और ये जो उसका रूप है विकराल रूप जो कि डायन का था, इसी रूप में इसने अपने बच्चों को मारा था, जिसको देख के इसका पति इसको डायन इसलिए बोल रहा था। गांव वालों की ये पूरी तरह से क्लियरिटी बन जाती है कि यही वो डायन है जिसने अपने घर को तो बर्बाद किया ही है, साथ ही गांव वालों को भी काफी बर्बाद किया और गांव में अब तक जो लोग गायब हुए थे उन सभी का कारण भी यही औरत है। जिसके बाद में जो गांव वाले होते हैं वह सबसे पहले तो उस झोपड़ी के जो दरवाजा होता है उसको बंद करते हैं। बाद में क्या होता है कि रज्जो को उस झोपड़ी के अंदर ही बंद कर देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अब सभी गांव वालों के हाथ में मसाल होती है तो वे क्या करते हैं कि मसाल को उस झोपड़ी के ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद में
जो रज्जो होती है उस झोपड़ी के साथ जल के खाक हो जाती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि रज्जू उस झोपड़ी में जलते जलते भी एक बात बोल रही थी जो कि गांव वाले को आज तक याद है। वो रज्जो बोल रही थी कि तुम लोग मेरे शरीर को तो खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरे अंदर जो डायन मौजूद है उसको तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। तब से जो आज का समय है, जो उत्तर प्रदेश में ये जारवली गांव है, वहाँ आज भी लोग इस चीज से काफी खौफ खा रहे हैं कि आखिरकार वो डायन वापस कब लौट के आ जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता। कहानी को जो जारवली गांव है वहाँ के लोग आज भी लोगों को सुनाते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी, जहाँ पे एक डायन कैसे अपने जादू से दो लोगों को मारने की कोशिश करती है और गांव वाले उनको कैसे बचाते हैं इस चीज के बारे में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी।